देखिए कार्बनिक एवं अकार्बनिक मृदा क्लोराइड, आज का टॉपिक लिखिए कार्बनिक एवं अकार्बनिक मृदा क्लोराइड। कार्बनिक एवं अकार्बनिक मृदा क्लोराइड में अंतर, ठीक है। इन अकार्बनिक और कार्बनिक मृदा क्लोराइड में अंतर जो है वो आपको आप बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जो आपकी जो कॉपी है बेटा जी, इसको दो भाग में डिवाइड कर लेना। कितने भाग में डिवाइड कर लोगे? दो भाग में डिवाइड कर लेना, ठीक है। पहला जो है आपके इसमें लिख लेना कार्बनिक मृदा क्लोराइड, कार्बनिक मृदा क्लोराइड, ठीक है। दूसरे में लिख लेना अकार्बनिक कार्बनिक मृदा क्लोराइड। कार्बनिक और अकार्बनिक मृदा क्लोराइड जो है इनमें बेटा ये आपके यहां से अंतर पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अंदर में आपको लिखना है, ठीक है। देखो बेटा ये क्या लिखना है। सबसे जो पहला है आपके कार्बनिक में लिखो कि इसमें पहला इसमें ह्यूमस होती है, इसमें ह्यूमस होती है, इसमें ह्यूमस होती है। अकार्बनिक मृदा में लिखो इसमें सिलिकेट मृतिका, इसमें सिलिकेट मृतिका एवं सिलिकेट मृतिका एवं आयरन एल्यूमिना या एल्यूमिनियम लिख सकते हो बेटा जी। और एल्यूमिनियम के ऊपर आपके +3 चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है आपके? +3 चार्ज आपके एल्यूमिनियम पर मिलता है, तो ये +3 चार्ज लिखना। तो ठीक है, पहला अंतर आपका क्या हो गया कि जो आपके कार्बनिक जो मृदा क्लोराइड है इसके अंदर देखो बेटा जी, इसमें आपको क्या मिलेगी? ह्यूमस मिलेगी। इसके अंदर कार्बनिक में क्यों मिलेगी? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि क्या नाम है जो कार्बनिक पदार्थ जो है वो इनका निर्माण किससे होता है। मैंने आपको बताया था कि जीवांश जो पदार्थ थे, क्या थे आपके? जीवांश पदार्थ, ठीक है। अब जीवांश जो पदार्थ थे, ये जीवांश पदार्थ कौन कौन से थे आपके पास में? किसी भी पादप की पत्तियां, ठीक है, जड़, ठीक है, तना, ठीक है, और जीवों के अवशेष, ये है अपने पास। अब जीवों के अवशेष में क्या हो गया? किसी भी जानवर की या इंसान की डेड बॉडी हो सकती है, ठीक है। आपके गाय जो है, भैंस जो है, इनके द्वारा त्यागा गया जो अपशिष्ट पदार्थ है, मलमूत्र जो है वो इसके अंदर आपके आ सकता है। तो बेटा जी तब देखिए ये सभी क्या है, जो इन सभी के अपघटन, ये सभी है आपके जीवांश पदार्थ है। और जीवांश पदार्थों के अपघटन से आपको क्या मिलती है? ह्यूमस मिलती है। क्या मिलती है बेटा जी? आपको ह्यूमस मिलती है। अब जब ह्यूमस का क्या होगा? निर्माण होगा। क्या होगा? निर्माण होगा। तो आपके किसका निर्माण होगा? आपके कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? कार्बनिक पदार्थों का आपके निर्माण यहाँ पर होगा। तो पहला अंतर इसका करिए। दूसरी बात जो आपके अकार्बनिक है, जिसे अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक। क्या कहते हैं इसे? इनऑर्गेनिक कहते हैं। आप इनऑर्गेनिक में जो आपके आते पढ़ते हो, मैंने 11th क्लास में आप लोगों को बताया है कि आवर्षणीय तत्व जो है, उस तत्व जैसे आपके सिलिकेट जो है, सिलिका जो है, आपके एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम है, आपके आयरन है जिसे
Fe कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसे? Fe कहते हैं। तो ये जिसके अंदर मिलेगी या जिस मृदा में ये मिलेगी वो कौन सी मृदा होगी? आपके अकार्बनिक मृदा क्लोराइड आपके वो कहलाते हैं। मतलब इन पदार्थों से आपके जिन क्लोराइडों का निर्माण होगा वो आपके अकार्बनिक मृदा क्लोराइड कहलाएंगे। हाँ या ना में जवाब दो बेटे, समझ में आया नहीं आया? आया ना? बिल्कुल, शाबाश बेटा, ठीक है। नेक्स्ट चलो दूसरा लिखो इसमें, यह है कार्बन। हाँ बेटा, ये आयरन है और ये आयरन एल्यूमिनियम है बस बेटा, और कुछ नहीं। हाँ, एल्यूमिनियम, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन व ऑक्सीजन द्वारा बने होते हैं। कार्बन हाइड्रोजन व ऑक्सीजन द्वारा बने होते हैं, ठीक है। ये तो इससे बने बनेंगे। अकार्बनिक में दूसरा लिखो, यह है सिलिकॉन आयरन एल्यूमिनियम व ऑक्सीजन द्वारा बने होते। सिलिकॉन आयरन एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन द्वारा बने होते। सुन लेना बेटा जी, समझा रहा हूं। दूसरा पॉइंट, आपके जो कार्बनिक जो मृदा क्लोराइड जो है इनके अंदर क्या मिलेगा आपको? एक तो आपके मिलेगी इसके अंदर कार्बन, दूसरी इसके अंदर क्या मिलेगी आपको? हाइड्रोजन, और तीसरी इसके अंदर मिलेगी ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के जिन पदार्थों का निर्माण होता है वो क्या कहलाएंगे? आपके कार्बनिक पदार्थ कहलाएंगे। और कार्बनिक पदार्थों से निर्मित जो क्लोराइड होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे? कार्बनिक मृदा क्लोराइड कहलाएंगे, ठीक है। दूसरी बात हमारे पास में आती है अकार्बनिक में क्या आता है? जो अकार्बनिक होते हैं ऊपर लिखा गया नीचे भी वही लाइन है, सिलिका, लोहा, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन द्वारा, मतलब ये अकार्बनिक पदार्थ है। इन अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर के आपके अकार्बनिक पदार्थों का निर्माण होगा, ठीक है। और अकार्बनिक पदार्थों से जिस क्लोराइड का निर्माण होगा वही क्लोराइड आपके क्या कहलाता है? अकार्बनिक मृदा क्लोराइड कहलाता है। समझ में आ गई ये बात? हाँ या ना में जवाब दो भैया, तो चले आगे, ठीक है। तीसरा, इसमें लिखिए, देखो बेटा ह्यूमस का मैंने आपको बताया था, ह्यूमस का मैंने क्या बताया था? इसके अंदर जल धारण क्षमता जो थी वो क्या थी? ज्यादा थी। तो लिखो इसके अंदर जल धारण क्षमता अधिक होती है। जल धारण क्षमता अधिक होती है, तो इनके अंदर क्या होगी? आपकी जल धारण क्षमता कम होगी, सीधी सीधी सी बात है। तीसरा इसमें लिखो, इनमें का मतलब है आपके अकार्बनिक मृदा क्लोराइड में जल धारण क्षमता कम होती है। क्या होती है बेटा? कम होती है, ठीक है। इसके अंदर लिखो चौथा, कार्बनिक मृदा क्लोराइड में ऋणात्मक स्रोत, जिसे आप स्रोत भी कहते हो, ऋणात्मक स्रोत COOH व OH माइनस होता है। COOH व OH माइनस होता है,
इसमें लिखो अकार्बनिक में चौथा, इसमें ऋणात्मक स्रोत हाँ बेटा जी अच्छे से दिखाई नहीं देता बेटा, जो क्या नेटवर्क प्रॉब्लम होगी ना थोड़ी आपके, इसलिए थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, नहीं तो बेटा जी बिल्कुल क्लियर है। आगे देखिए, इसमें ऋणात्मक स्रोत OH माइनस होता है, ठीक है। अब बेटा जी यहाँ पर देखो, इस चीज को समझो कि आपकी जो कार्बनिक मृदा जो क्लोराइड है, इनमें आपके ऋणात्मक जो स्रोत है, क्या है बेटा जी ऋणात्मक स्रोत। मैंने आप लोगों को बताया है कि जितने भी जो मृदा है तो ऐसे पदार्थों का ऋणात्मक आवेश मिलता है। क्या मिलता है ऐसे पदार्थों पर आपको? ऋणात्मक आवेश मिलता है। अब जो ऋणात्मक आवेश इनके अंदर मिलेगा वो कहां से मिलेगा? जो आपके कार्बनिक मृदा क्लोराइड है इनमें जो ऋणात्मक आवेश आता है वो आपके COOH से आता है। अब COOH 10th क्लास में आप लोगों ने इस चीज को पढ़ा है कि जब COOH को तोड़ते हो तो COO माइनस प्लस और H प्लस में क्या होता है आपके टूटता है, तो इससे COO माइनस आपके बनता है और H प्लस इसमें से बाहर निकलता है। और OH माइनस आपका कुछ भी ले लो, जैसे मान लीजिए NaOH आप लेते हो, ठीक है, NaOH ले लिया, डाल दिया अपन ने, तो Na प्लस OH माइनस से आपको मिलेगा क्या मिलेगा? जल अपघटन होगा, HOH जल अपघटन होगा, तो जल अपघटन होने से H प्लस OH माइनस जो है आप लोगों को मिलता है। तो यहाँ पर OH माइनस जो है ये इससे मिलेगा, इससे भी मिलेगा, सेम टू सेम यही चीज इनमें भी मिलती है अकार्बनिक पदार्थों में। और रह गई आपके पास COH माइनस की, तो COO माइनस जो है ऋणात्मक जो आवेश है वो आपको इससे COH कार्बोक्सिलिक जो एसिड जिसे अपन कहते हैं इससे आपको इनमें मिलता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई सभी के? आ गई ना? तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बिल्कुल, थैंक यू। आगे देखो, अब बात करते हैं कि धनायन विनिमय क्षमता की। किसकी बात करते हैं बेटा? कि धनायन विनिमय क्षमता की। तो इसमें लिखो कार्बनिक पदार्थ में धनायन विनिमय क्षमता, धनायन विनिमय क्षमता 150 से 300 सेंटीमोल पर केजी, 300 सेंटीमोल पर केजी पाई जाती है, ठीक है। अब अकार्बनिक जो है इसमें लिखना इसकी धनायन विनिमय क्षमता, धनायन विनिमय क्षमता 3 से 100 सेंटीमोल, 3 से 100 सेंटीमोल पर किलोग्राम पाई जाती है, पर किलोग्राम पाई जाती है, ठीक है। तो बेटा जी ये 5 अंतर जो है इसमें दिए हुए हैं, फटाफट से इसको रिपीट कर लो, देख लो। पहली जो आपकी दी हुई है कार्बनिक मृदा जो क्लोराइड है इनके अंदर क्या है, इसमें कार्बनिक मृदा जो क्लोराइड है इनमें क्या होती है आपके ह्यूमस पाई जाती है। दूसरा है आपके अकार्बनिक में इनमें सिलिकेट, मृतिका एवं आयरन और एल्यूमिनियम इनके अंदर आपको वो मिलता है। दूसरा जो है कार्बनिक मृदा क्लोराइड इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनी हुई रहती है, जबकि अकार्बनिक सिलिकेट मृतिका बेटा जी मैंने आपको पढ़ाया था अभी पिछले SI यूट्यूब मैंने पढ़ाया था ना। मृतिका तो मैंने बताया था आपको क्ले होती है, मृतिका क्या होती है बेटा जी? क्ले होती है।
है, सॉरी ये क्ले होती है, ये मैंने बताया आपको पिछले चैप्टर में, मैंने आपको इसका वर्णन बताया पूरा। अच्छा ठीक है बेटा, आगे मैं जब आएगा वर्णन इसका तो बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये सिलिकेट मृतिका, ठीक है। और आपके जो है इसके अंदर दूसरी बात करें तो आपके अकार्बनिक जो मृदा क्लोराइड जो है इसमें सिलिकॉन, आयरन, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन से मिलकर के आपके अकार्बनिक मृतिका क्लोराइड का निर्माण होता है। तीसरी बात आती है जो आपके कार्बनिक मृदा क्लोराइड है, इनमें जो जल धारण क्षमता जो है, क्या है इनमें जल धारण क्षमता जो है वो क्या है ज्यादा है, जबकि अकार्बनिक मृदा क्लोराइड में जल धारण क्षमता जो होगी वो क्या होती है कम होती है, क्या होती है कम होती है। तो इस चीज पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चौथी बात अपने आती है कि जो कार्बनिक मृदा जो क्लोराइड है इनके अंदर जो ऋणात्मक जो स्रोत है, मतलब इनको ऋणात्मक आयन जो मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं, इनको ऋणात्मक आयन COOH से मिलता है और एक OH- से मिलता है, जबकि आपके अकार्बनिक मृदा जो क्लोराइड है इनको मात्र जो ऋणावेश है, ऋणात्मक जो आवेश है वो सिर्फ OH से मिलता है। किससे मिलता है, OH से मिलता है, ठीक है। पांचवी बात आती है धनायन विनिमय क्षमता। क्या आती है बेटा जी, धनायन विनिमय क्षमता। ये धनायन विनिमय क्षमता आपका चौथा चैप्टर जो है इसमें पूरा दिया हुआ है आपके, बस आज यही स्टार्ट अपन करेंगे चौथा चैप्टर, ठीक है। धनायन विनिमय क्षमता, तो इसकी जो धनायन विनिमय क्षमता होती है वो है 150 से लेकर के 300 सेंटीमोल पर किलोग्राम। ये बेटा जी आपको याद करना ही पड़ेगा कि जो आपके कार्बनिक मृदा क्लोराइड जो है इनकी धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है। यहां से एक नंबर का क्वेश्चन आपके बनता है, तो ये क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर 150 से 300 सेंटीमोल पर किलोग्राम आपके यहाँ पर इसकी धनायन विनिमय क्षमता होती है। और आपकी जो अकार्बनिक मृदा क्लोराइड की जो धनायन विनिमय क्षमता जो है वो यहाँ पर है 3 से 100 सेंटीमोल पर किलोग्राम पाई जाती है। कितनी पाई जाती है बेटा जी, 3 से 100 सेंटीमोल पर किलोग्राम पाई जाती है, ठीक है बेटा जी। यहां तक कोई समस्या, नो प्रॉब्लम, चले आगे, ठीक है। नेक्स्ट बताइए कार्बनिक क्लोराइड का मृदा में महत्व। कार्बनिक क्लोराइड का मृदा में अब कार्बनिक क्लोराइड का मृदा में क्या महत्व है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर पहला लिखो, पहला क्या महत्व है, मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी पदार्थ के अंदर या किसी भी मृदा के अंदर जब आपके जो जीवांश पदार्थों का जो अपघटन होता है और जीवांश पदार्थों के अपघटन होने के बाद में इनमें से एक विशिष्ट प्रकार का तरल निकलता है। क्या निकलता है, इनमें से एक विशिष्ट प्रकार का तरल निकलता है और वो तरल जो है बेटा क्या करता है, आपकी जो मृदा की जो कण है, किसकी कण है, मृदा की जो कण है उन कणों को बांधने का काम करता है। और बांधने के अलावा क्या करता है, उनको गोलाकार आकृति प्रदान करता है, मतलब उनको गोलीय बनाता है, जिसके कारण क्या होते हैं इनके अंदर रिक्त स्थान ज्यादा मात्रा में बनते हैं। तो गोलाकार आकार प्रदान करने का काम इनका ये करता है। तो सबसे पहले जो इसमें है संरचना, सबसे पहले जो है इसमें संरचना, इसमें लिखो मृदा संरचना सुधार, मृदा संरचना सुधारने का कार्य करता है। पहली बात हो गई आपके मृदा संरचना सुधारने का कार्य करता है। दूसरा क्या है, देखो मैंने भी धनायन विनिमय क्षमता का नाम लिया था, ठीक है। तो क्या होगा, आपके जो ह्यूमस जो है, ह्यूमस के अंदर जो धनायन विनिमय क्षमता जो है क्या होगी बेटा जी, ज्यादा पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ज्यादा पाई जाती है। और ज्यादा पाई जाने के कारण क्या
गोबर खाद होती है, कंपोस्ट खाद आप लोगों की होती है, केचुआ खाद आप लोगों की होती है। ये खाद क्या है, इनमें आपकी ह्यूमस ज्यादा मात्रा में पाई जाएगी, जीवाणु का ज्यादा मात्रा में पाई जाएगी। इसके कारण इनकी धनायन निर्मित क्षमता है वो भी क्या होती है, बढ़ती। धनायन निर्मित क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। तो लिख लो धनायन निर्मित क्षमता, धनायन विनिमय क्षमता बढ़ाने का कार्य, बढ़ाने का कार्य करते हैं, बढ़ाने का कार्य करते हैं। धनायन निर्मित क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है, ठीक है। तीसरा लिखिए रंग, तीसरा लिखिए रंग। बेटा जी मैंने आपको बताया हुआ है कि क्या नाम है, जो ह्यूमस जो है, ह्यूमस के कारण ही जो मृदा का रंग जो है वो काला भूरा होता है। किसके कारण होता है, ह्यूमस के कारण मृदा का रंग क्या होता है बेटा जी, काला भूरा होता है। इसमें लिखिए रंग। मृदा को काला भूरा रंग, मृदा को काला भूरा रंग प्रदान करने का कार्य, प्रदान करने का कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। अब आप लोग सोचोगे कि मृदा को काले भूरे रंग का प्रदान करने का मकसद क्या है, मेन जो मोटो है वो क्या है। मैंने कहा था कि जिस तरीके से जहां पर जो ठंडे प्रदेश जो है वहां पर क्या होता है, जो मृदा का जो रंग है वो कैसा होना चाहिए, काला होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि यदि काले कलर के कपड़े हम यदि गर्मियों में पहनते हैं तो हमें क्या लगती है, गर्मी ज्यादा लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि जो प्रकाश सूर्य से आने वाला जो प्रकाश जो है वो काला कपड़ा क्या है, ज्यादा अवशोषित करता है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है वो बढ़ाता है। तो इसी प्रकार से ठंडे प्रदेशों में क्या होता है बेटा जी, ये जो काला रंग जो है ये क्या करता है, सूर्य से आने वाले प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है। और इसे अवशोषित करने के बाद ये क्या करेगा, उस मृदा का जो ताप है वो बढ़ाता है और जड़ों के अंदर तक वो ताप उनको पहुंचाने का कार्य करता है, जिससे जड़ें जो है वो अपना कार्य जो है क्या करती है, अच्छे और सुचारू रूप से संपर्क करने का काम वो कर सकती है। तो यही कारण होता है इसे काले रंग का, ये काला रंग ने पता कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए चौथा। अब मैंने कहा था कि जल धारण क्षमता बढ़ाने का काम करता है, तो भैया काले प्रकार जो है जल धारण क्षमता बढ़ाने का काम करेगी। तो लिख लो जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता बढ़ाने का कार्य, बढ़ाने का कार्य करते हैं, ये इसकी जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। नेक्स्ट लिखो पांचवा, सुघट्यता एवं सहसंयम क्षमता, सहसंयम क्षमता बढ़ाने का कार्य बढ़ाने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं बेटा, ये मृदा को सुदृढ़ बनाते हैं। ठीक है, सुदृढ़ बनाने का मतलब इनको बांध करके रखते हैं, कणों को बांध करके रखने का काम करते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों के सहसंयम क्षमता, इसको मैंने बताया है, वापस सुन लेना। सहसंयम क्षमता का मतलब यह है कि समान अणुओं के मध्य जो आकर्षण जो लगता है वो क्या कहलाता है, सहसंयम क्षमता कहलाती है। तो समान अणुओं के मध्य जो आकर्षण जो है
प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है या प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करती है, कुछ भी लिखना। अब प्रतिरोधक क्षमता क्या हो गई, ये भी सुन लो बेटा जी। क्या होता है कि हमारा जो वायुमंडल जो है ये क्या है, परिवर्तनशील है। क्या है ये, परिवर्तनशील है। तो हमारा जो आसपास का वातावरण जो है ये भी क्या है, परिवर्तनशील है। अब परिवर्तनशील होने के कारण क्या होता है, सर बोलोगे कि सर परिवर्तनशील का मतलब क्या हो गया, भैया यहाँ पर आपके क्या नाम से जो प्रतिरोधक क्षमता जो है इसका जो मेन कनेक्शन जो है वो किससे है, हमारे वातावरण से। कैसे, जिस प्रकार से आप लोग देखते हो कि अभी हमारे जो सितंबर का महीना चल रहा है इस समय भी हमारे क्या हो रही है, बारिश होती है या हो रही है, ठीक है। अब जब मान लीजिए जून और जुलाई का जब महीना आता है तब क्या होती है, खतरनाक गर्मी पड़ती है। क्या पड़ती है, खतरनाक गर्मी पड़ती है। और उस खतरनाक गर्मी में क्या होगा, जो हमारे बारिश का जो पानी होता है वो भी क्या हो जाता है, सूख जाता है। अब बारिश का पानी सूख गया तो क्या होगा कि मृदा अपने अंदर जल को धारण करने की क्षमता रखती है और जल धारण क्षमता, जल को धारण करके वो इन अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों में भी क्या करती है, उनको अनुकूल रहने का कार्य करती है, अनुकूल बनाती है। मतलब उनको पानी प्रदान करने का, उनको पोषक तत्व प्रदान करने का काम करती है। वही चीज आती है आपके प्रतिरोधन, मतलब विपरीत वातावरण में भी जिंदा रखने का काम करती है, ठीक है। ये हो गए आपके इनकी बात। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मृत्तिका कणों पर आवेश की उत्पत्ति। अगला टॉपिक है मृत्तिका कणों पर आवेश की उत्पत्ति। आवेश की उत्पत्ति, इसमें लिखिए मृत्तिका या मृदा कणों पर आवेश की उत्पत्ति निम्न प्रकार से होती है। निम्न प्रकार से होती है। इसमें लिखिए पहला, खुले क्रिस्टलीय किनारे, खुले क्रिस्टलीय किनारे, खुले क्रिस्टलीय किनारे। हाँ बेटा जी, क्रिस्टलीय का मतलब जो है वो दानेदार होता नहीं है। जिस प्रकार से आप लोग नमक को देखते हो ना वो दानेदार होता है, बदरी के कारण आप लोगों ने देखा होगा वो भी दानेदार होता है। तो क्रिस्टलीय का मतलब बेटा दानेदार ही होता है, बिल्कुल सही है। तो बेटा जी देखो, मैंने टॉपिक आपको लिखा है कि मृत्तिका कणों पर आवेश की उत्पत्ति। किसी मृत्तिका कण पर आवेश किस प्रकार से उत्पन्न होगा, वो निम्न प्रकार से है। पहला आपके दिया हुआ है खुले क्रिस्टलीय किनारे। अब खुले क्रिस्टलीय किनारों पर क्या है, इसमें लिखिए सिलिका तथा एल्यूमिना की, सिलिका तथा एल्यूमिना की परतों के किनारों पर संयोजकता पूर्ण नहीं होती। किनारों पर
संयोजकताएं पूर्ण नहीं होती, पूर्ण नहीं होती तथा बाहरी सतह पर बाहरी सतह पर हाइड्रोक्सिल क्या कहते हैं बेटा, पर OH माइनस व ऑक्सीजन हाँ बेटा इसे ऊपर लिखो, वह ऑक्सीजन समूह उपस्थित होते हैं, समूह उपस्थित होते हैं जो सिलिका व एल्यूमिना के चारों ओर चिपक जाते हैं। हाँ जी, एल्यूमिना का सूत्र अलग होता है बेटा, एल्यूमिनियम का सूत्र अलग होता है बेटा। एल्यूमिनियम अलग होती है और एल्यूमिना आपके अलग है, चिपक जाती है। तो जैसे देखो, मान लीजिए आपके यहाँ पे SiOH है, क्या है बेटा, यहाँ पे SiOH है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन आपने किससे करना, तो OH माइनस से, या मैं कहूं कि ये SiOH जो है इसकी सतह पर आपके जो OH माइनस जो है वो क्या करेंगे, चिपक जाएंगे। क्या करेंगे, चिपक जाएंगे। तो इसकी सतह पर चिपकने से क्या होगा आपके, ये इससे अभिक्रिया करेगा। तो आपको पता है कि यहां से ये जो है एक जल का अणु जो है यहां से बाहर निकल जाएगा। और जिस तरीके से आपसे पता है कि जो हाइड्रोजन जब किसी ऋण विद्युतीय तत्व जो होता है उससे क्या होता है, हटता है। किससे हटता है, ऋण विद्युतीय तत्व से हटता है। तो अपने इलेक्ट्रॉन देकर के ही हटता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी ये है, ये क्या होगा, ये बंध आपका टूटेगा। तो इस बंध के टूटने के बाद में क्या होगा, जो इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन ले लेगा, ऑक्सीजन। कौन ले लेगी, ऑक्सीजन ले लेगी। और ऑक्सीजन ले लेगी तो क्या होगा, जब ये बंध टूटेगा तो आपके OH H+ और O- इस तरीके से क्या होंगे, टूटेंगे। तो सेम टू सेम ये अभिक्रिया है। तो ये क्या बना देगा बेटा, आपके SiO- प्लस H2 ये बन जाएगी। तो अब मृदा पर जो ऋणावेश आया वो कहां से आया, यहां से। ये अभिक्रिया उसके ऊपर हुई तब आया, ठीक। एक बार और समझा दूंगा मैं, ठीक है। दूसरी अभिक्रिया जो है इसके अंदर एल्यूमिना की है, AlOH, वही सेम टू सेम है। OH माइनस आपका होगा इसके ऊपर, ठीक है। ये यहां से क्या करेगा, वही अभिक्रिया ये होगी, ये वाली सेम टू सेम ये की अभिक्रिया यहां पर होगी, इस पर इस बंध पर। तो यहां से क्या होगा, वही आपके जलावरण होगा। जलावरण होने के बाद में क्या होगा बेटा, आपके यहां से जल का अणु निकलेगा, जल का अणु निकल गया। और वही आपके AlO- तो क्या आ गया बेटा, आपके ऋणावेश आया कि नहीं आया, आ गया ना। एक बार वापस से समझा देता हूं। देखो कि खुले क्रिस्टल की किनारे, अब खुले क्रिस्टल की किनारों से मतलब क्या है कि जब सिलिका तथा एल्यूमिना की परतों के किनारों पर इनकी संयोजकता क्या होती है, पूर्ण नहीं होगी। जब सिलिका और एल्यूमिना की परतों के किनारे पर जब इसकी संयोजकता पूर्ण नहीं होगी तो क्या होगा, आपके जो हाइड्रोक्सी OH- जो है, हाइड्रोक्सी और ऑक्सीजन जो है ये क्या करेंगे, इससे अभिक्रिया करेंगे।
और अभी क्या करके जल गठन कर देंगे, और जल गठन होने के बाद में इनके ऊपर क्या रहेगा, ऋणावेश, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन था वो इसको इलेक्ट्रॉन देकर के निकला है, और जब इलेक्ट्रॉन देकर के निकलेगा तो ऋणावेश ऊपर आएगा ही आएगा। इसलिए आपकी जो मृदा पर जो है सदैव ऋणावेश होता है। क्या होगा, सदैव ऋणावेश होगा। पहली बात तो वही है बेटा, दोनों रिएक्शन बता दो फटाफट से, दोनों रिएक्शन बता दो बेटा। अगला टॉपिक लिखिए बेटा जी, समआकृतिक प्रतिस्थापन। समआकृतिक प्रतिस्थापन। अब बेटा देखो, आपके इस वर्ड से ही स्पष्ट है समआकृतिक। समआकृतिक का मतलब है आपके समान आकृति वाले। क्या है, समान आकृति के। जब कोई आपके धनायन या ऋणायन जब आपके समान आकृति के होंगे और समान आकृति के होने पर हम क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देंगे। क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई है और यहाँ पर कोई बैठा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसकी जगह जाकर बैठ जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह जाकर बैठ जाएगा। तो क्या होगा, प्रतिस्थापित हो गया। मतलब या तो या इसकी जगह जाकर बैठ जाएगा, इसकी जगह जाकर बैठ जाएगा, या फिर क्या कर दे, ये जो है पावरफुल है, ये क्या करेगा, इसको इसकी जगह से हटा करके पटक देगा, भेज देगा, निकाल देगा, बाद में मैं ही जाऊं उसकी तरफ से। तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ से हटा देगा। अब ये इसकी मर्जी पड़े, वहां जाओ भैया, किसी को क्या मतलब, जैसे कि कोई बलवान आदमी होता है, ठीक है, उसको क्या चाहिए, लड़ते कुश्ती, क्या करता है, वो कमजोर आदमी को पटक देता है, पीट देता है, उसको क्या करता है, उससे बाहर निकल देता है। तो बलवान जो होता है वो हमेशा विनर होता है। उस तरीके से ये हमेशा क्या रहेगा, यहाँ पर विनर रहेगा। तो प्रतिस्थापित कौन करेगा, जो ज्यादा क्या होगा, पावरफुल होगा। यहाँ पर भी ये चीज होती है, जो ज्यादा पावरफुल होगा वो उसको क्या करेगा, प्रतिस्थापित कर देगा। तो इसके अंदर लिखिए बेटा जी, मृदा कोलाइट में, मृदा कोलाइट में धनायन संयोजकता वाले, धनायन संयोजकता वाले एक आयन दूसरे आयन को, एक आयन दूसरे आयन को प्रतिस्थापित करता है, प्रतिस्थापित करता है, जिससे प्रतिस्थापित करता है, जिसे जिसे जिससे नहीं बेटा, जिसे समाकृतिक प्रतिस्थापन, जिसे
समाकृतिक प्रतिस्थापन कहते हैं। अब देखो बेटा क्या होगा कि मृदा क्लोराइड जो है अपने उस मृदा क्लोराइड में क्या होगा कि जो कोई धनायन संयोजकता वाला क्या होगा, धनायन संयोजकता। अब धनायन संयोजकता मतलब क्या है कि जिसकी संयोजकता क्या होगी, प्लस होगी, जिसकी संयोजकता क्या होगी आपके प्लस होगी वो, ठीक है, वो क्या करेगा किसी दूसरे आयन को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा या रिप्लेस कर देगा। तो इसे ही हम क्या कहते हैं आपके समाकृतिक प्रतिस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, समाकृतिक प्रतिस्थापन कहते हैं। जैसे इसके अंदर देखो बेटा समझ लेना एक बार, आपकी जैसे कोई सिलिका परत है, क्या ये आपके सिलिका परत, तो इस सिलिका परत में क्या होगा कि आपके एक ऑक्सीजन जो है, इस ऑक्सीजन में आपके हमेशा ध्यान रखना ऑक्सीजन के ऊपर कितने आवेश रहते हैं, 2 माइनस आवेश रहता है, तो 2 माइनस, ठीक है। और सिलिका के ऊपर कितना रहेगा आपके, सिलिका के ऊपर कितना रहेगा 4 प्लस, कितना रहता है 4 प्लस, तो 4 प्लस। और इसी तरीके से दूसरा जो ऑक्सीजन है इस पर कितना रहेगा आपके 2 माइनस, कितना रहेगा बेटा जी 2 माइनस। अब मान लीजिए इस सिलिका की जगह आपके मान लीजिए कोई एल्यूमिनियम से रिएक्शन कर ले, कौन रिएक्शन कर ले, एल्यूमिनियम। अब आपको पता है कि एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, 3, कितनी होती है 3, तो मैं कह दूंगा 3 प्लस। ये क्या कर रहा है, इसकी जगह आकर के क्या करे, बैठ जाए, क्या कर जाए, इसकी जगह आकर के बैठ जाएगा। तो क्या होगा, आपके ये स्थिति आ जाएगी। देखो बेटा ये O2 माइनस कैसे कैसा, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये O2 माइनस कैसे कैसा, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन हुआ इसके अंदर, क्या होगा कि इसके अंदर जो SI जो है इसकी जगह कौन आके बैठा, एल्यूमिनियम 3 प्लस आवेश हो गया। कितना आवेश हो गया 3 प्लस। ये सब मृदा में हो रहा है, इसमें होगा सब मृदा में होगा। अब मृदा में हो रहा है, देखो बेटा जी इसके ऊपर क्या था, धनायन जो थे, देखो ऋणावेश जो था, ऋणायन कितने थे 2 और 2 4 ऋणायन थे, ठीक है। धनायन भी कितने 4 है। जब 4 धनायन और 4 ऋणायन है तो कैसा हो गया न्यूट्रल। पर यहां पर क्या है, ऋणायनों की संख्या कितनी है, ऋणायनों की संख्या कितनी है आपके 2 और 2 4 और धनायन जो होंगे, धनायन जो है वो कितने 3, धनायन कितने रह गए 3, बिल्कुल सही है, क्या बात 3 रह गए। तो अब देखो ये जो परत जो होगी ये क्या है, क्या हुआ इसमें आयनिक प्रतिस्थापन, क्या हुआ इसमें आयनिक प्रतिस्थापन हुआ है। तो आयनिक प्रतिस्थापन होने से इस पे कौन सा आवेश आएगा आपके, कौन सा आवेश उत्पन्न हुआ, बिल्कुल शाबाश बेटा, इस पर जो है ऋणात्मक आवेश आता है। ऋणात्मक आवेश जो है इस पर क्या हुआ उत्पन्न हुआ है, क्या हुआ इस पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार से देखना, ध्यान देना, इसको मैं वापस उठाता हूं, इसको मैं वापस उठाता हूं। ये क्या है आपके, जैसे मान लीजिए यहां पर इसको ये स्थिति बना देता हूं उसकी, ये O, ठीक है, नहीं दिख रहा, ठीक है, मैं ऊपर बढ़ाता हूं, ये देखो जिस तरीके से ये बढ़ाता हूं बेटा, ये बढ़ा दिया, ठीक है, आता हूं थोड़ा, ये देखिए ये बढ़ा दिया मैंने। अब ये ऑक्सीजन के ऊपर कोई 2 माइनस चार्ज, ठीक है, यहां पर आपका एल्यूमिनियम था A3 प्लस, ठीक है, और आपके यहां पर मैं कह दूं OH माइनस। तो अब क्या होगा, जो आवेश जो है, आवेश क्या होगा संतुलित
देता हूं, क्या कर देता हूं, प्रतिस्थापन। तो मैग्नीशियम पर 2 आवेश है धन आयन, तो ये हो गया, इससे प्रतिस्थापन करते हैं, एल्युमिनियम बाहर निकाल देता हूं, तो क्या होगा, वही क्या होगा आपके यहां पर वही O2 माइनस, यहां पर वही आपके OH माइनस, और ये बीच में आपका क्या आगे बढ़ गया, मैग्नीशियम 2 प्लस, क्या बढ़ गया, मैग्नीशियम 2 प्लस। अब देखो ऋणावेश की जो संख्या है वो कितनी है, 3, और धनावेश की संख्या जो कितनी है वो कितनी होगी, 2। तो क्या ऊपर हो गया, क्या इसके ऊपर ऋणावेश उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ, इस पर क्या उत्पन्न हो गया, ऋणावेश शीत, ये क्या है हो गई आपके ऋणावेशित हो गई है, क्या हो गई, ऋणावेश। ठीक है, ये आपका थर्ड चैप्टर बेटा जी मेरी तरफ से खत्म, आपका थर्ड चैप्टर कंप्लीट है बेटा। ठीक है, अगर कोई इसके अंदर दिक्कत हो तो बेटा जी वो मेरे को बता देना भाई, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी